हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो हज़ार। तो आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पिछले वाले जो मैंने सेशन लिया था फोर्स का, तो उसमें जो मैंने थ्योरी बताया था, तो उस बेसिस पे हम लोग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्योंकि आते जो हैं वो मेनली जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं वो सेंटेंस वाला रहता है। न्यूमेरिकल्स के बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं। तो सेंटेंस वाला पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। टर्मिनोलॉजी वगैरह हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो हम लोग वो सब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, वाई डज अ फुटबॉल स्टॉप आफ्टर रोलिंग फॉर सम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि फुटबॉल रोल करते करते कुछ डिस्टेंस कवर करके ग्राउंड पे आगे जाके रुक जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है? ऑप्शन ए है ग्रेविटी, ऑप्शन बी है फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है इनर्शिया एंड ऑप्शन डी है मोमेंटम। तो हम लोग को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पुश करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोर पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई इंसान इसको पुश कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो ग्राउंड जो है इस बॉक्स पे इस तरफ एक फोर्स लगाएगी जो कि इसके अपोजिट होगा। अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि जब ये फोर्स आगे लगाएगा बॉक्स के ऊपर, तो ये अपोज करेगी उस मोशन को। कौन? ग्राउंड। ग्राउंड जो एग्जर्ट करेगा फोर्स, इसका जो मोशन है बॉक्स का, वो अपोज करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, बॉक्स आगे जाके रुक जाएगा। ठीक है, सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी बोला गया। और ये जो फोर्स पीछे की तरफ लगाता है ग्राउंड, उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे उसी तरह कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल का एग्जांपल दिया गया है कि फुटबॉल जब आगे जाके रोल करके क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसका जो फुटबॉल का जो सरफेस एरिया, फुटबॉल का जो सरफेस एरिया, ग्राउंड का सरफेस एरिया है, वो आपस में इंटरलॉक करता है या फिजिकल कांटेक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ग्राउंड जो है उसके सरफेस पे एक अपोजिशन का, एक अपोज्ड का फोर्स लगाता है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि आगे जाके धीरे 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 फुटबॉल एक तो रुक जाता है। और वो जो फोर्स है जो ग्राउंड लगाता है ऑब्जेक्ट पे, वो जो फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस फोर्स को, फ्रिक्शन को बोलेंगे, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वो जो फोर्स लगाता है ग्राउंड, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। ओके, क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम लोग क्या गए थे, एक बार पीछे लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स ये होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि फुटबॉल, फर्स्ट क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल देते हैं। फुटबॉल जब रोल कर रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोल कर रहा था, कहाँ रोल कर रहा था? ग्राउंड पे रोल कर रहा था। तो ये अपने आप तो इस डायरेक्शन में रोल नहीं कर रहा था ना, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे जो है वो क्या है? कांटेक्ट है। ठीक है, कांटेक्ट है। बिना कांटेक्ट का कोई भी चीज़ क्या होता है? रोल नहीं करेगा ग्राउंड पे। या फिर किसी चीज़ में अगर फोर्स भी लगना रहे, तो वो फिजिकली फोर्स जो होता है वो बिना कांटेक्ट का हो ही नहीं सकता है, उसके लिए कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे। तो दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होने के बाद जो फोर्स अप्लाइड होते हैं या फोर्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? फिजिकल इंटरेक्शन होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट के, दो बॉडी के बीच में। अगर हम किसी सामने वाले को थप्पड़ मारते हैं, तो हमारा हाथ और उसका गाल का कांटेक्ट होना चाहिए, तभी जोर का थप्पड़ लगेगा, ठीक है, तभी फोर्स लगेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन ए मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है बताइए? मैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है? तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट है।
क्यों नॉन कांटेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट का ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग कोई मैग्नेट, ठीक है, आयरनी सब्सटेंस पे जब उसके क्लोज ले आते हैं तो बिना फिजिकल टच कुछ सम डिस्टेंस में वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बिना फिजिकल टच का वो अपने तरफ क्या करता है, पुल का फोर्स एग्जर्ट करता है और अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी नहीं है यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट होना। सेकेंड ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल हम दिए थे कि न्यूटन बाबा जो है वो क्या पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और शिव जो है वो डायरेक्टली नीचे गिरा, ना साइड गिरा, ना लेफ्ट गिरा, ना राइट गिरा, ना हवा में लटका रहा, वो डायरेक्टली नीचे गिरा। वो कौन? अर्थ जो है उसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। वहीं से न्यूटन बाबा थ्योरी दिए थे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि अर्थ का क्या होता है, ग्रेविटी होता है टुवार्ड्स द सेंटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो क्या करे, अपने अंदर अट्रैक्ट करे अपने सेंटर की तरफ। जैसे कभी कोई बॉल अगर हवा में रहता है, हवा में रहेगा कैसे, हवा में तो नहीं रह सकता है। अगर कोई बॉल को हम थ्रो किए तो वो क्या होगा, उसी तरह वो नीचे आ जाएगा, हवा में रहता नहीं है, ठीक है। जब बॉल ऊपर जाता है तो फिजिकल कांटेक्ट तो होता नहीं है अर्थ का और बॉल का, ठीक है। तो अर्थ और बॉल का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, बस वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नॉन कांटेक्ट है, वो अर्थ के द्वारा लगता है और वो उसके सेंटर की तरफ लगता है, जिसके वजह से बॉल जो है वो नीचे अर्थ की तरफ गिरता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स में हम लोग देखे थे, फ्रिक्शन फोर्स में क्या देखे थे, ये फुटबॉल है, वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट कर रहा है, तभी वो क्या लग रहा है, आगे जाके धीरे धीरे स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। आगे जाके धीरे धीरे स्टॉप हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो कांटेक्ट फोर्स का जो एग्जांपल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सेम कंडीशन होता है, बट यहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सेकेंड। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई इज इट ईजियर टू पुल अ सूटकेस विथ व्हील देन टू कैरी इट। बताइए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूटकेस को पुल करना इजी क्यों है, या उसको टांग के ले जाने से क्यों है। सूटकेस में क्या लगा होता है, व्हील। व्हील की वजह से क्या होता है, हम लोग को कम एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है। उसको उठाने से जो उसका वेट है, उस वेट को उठाने से बढ़िया है कि उसको हम लोग कैरी यानी कि पुल करके ले जाएं, ठीक है। क्योंकि व्हील रहता है उसमें, और वो व्हील क्या करता है ये बताना है कि वो व्हील जो है वो सूटकेस को, जिससे आसानी होता है पुल करने में, वो व्हील क्या करता है, ग्रेविटी को डिक्रीज़ करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मास को डिक्रीज़ करता है, या इनर्शिया को डिक्रीज़ करता है। बताइए। व्हील का काम क्या है? व्हील का काम है स्लाइड करना, ठीक है। व्हील का काम क्या है? स्लाइड करना। अब वो स्लाइड वो क्या करता है कि जब व्हील किसी भी कांटेक्ट रहता है सरफेस से, ठीक है। जब व्हील मान लीजिए क्या, ये हमारा सूटकेस है, इसका व्हील है यहाँ पे, ठीक है। इधर से क्या कर रहा है, वो खींच के ले आ रहा है, ठीक है। ये जो सूटकेस है इसका जो व्हील है वो क्या करता है, ये हमारा सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। इसका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम लोग पढ़ाया था ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन वगैरह, स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह, ठीक है। वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो म्यू का वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है क्या? नहीं, म्यू के का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके वजह से क्या होता है कि स्लाइड करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ तक ठीक है, क्लियर। तो ये बता रहा है कि व्हील जो है वो क्या करता है, व्हील होने के कारण क्या होता है, उसका जो सरफेस एरिया है इसका व्हील का और कॉन्टैक्ट सरफेस का, वो कम अट्रैक्ट करता है, कम इंटरलॉक करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत ही आसानी होता है किसी भी चीज़ को क्या करने में, पुल करने में, ठीक है। अगर ये पूरा पूरा अगर हम लोग ये कांटेक्ट में रहता, ठीक है, पूरा सरफेस, तो ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में रहता, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत था हमको पुल करने के लिए। बट यहाँ व्हील आ गया, व्हील क्या किया, सरफेस एरिया को कम कर दिया इंटरलॉकिंग का, जिसके वजह से फ्रिक्शन जो है, वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, या फ्रिक्शन बोलो या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलो, वो कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन में। और रोलिंग फ्रिक्शन में आने के बाद क्या होगा कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है वो
क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा जब रोलिंग में फ्रिक्शन में आ जाएगा, तो कोई भी मोशन में आ जाएगा तो फ्रिक्शन कम होने लगता है। सबसे आसान तरीका क्या है, व्हील व्हील वगैरह जब लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो यही रीज़न है कि सूटकेस में जो व्हील होता है वो बहुत ही आसान या बहुत ही इजी कर देता है कि किसी भी सूटकेस को क्या करने में, पुल करने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मास डिक्रीज होगा नहीं, मास क्या होता है, मास का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन। ठीक है, जितना उसका मास है वो तो मास सेम ही रहेगा। ठीक है, इनर्शिया, इनर्शिया डिक्रीज नहीं होता, इनर्शिया डिपेंड होता है मास पे। मास चेंज ही नहीं होगा तो इनर्शिया चेंज कैसे होगा, सीधी सी बात है ना। इनर्शिया जो मास पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मास क्या है, सेम है तो डॉट, तो इनर्शिया भी क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो इसका ये सी और डी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस suddenly falls backward when the bus start moving. Which property is responsible? तो जब बस चल रही होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, उसमें जो पर्सन जो खड़े होते हैं, जिसको सीट नहीं मिलते वो तो खड़े रहेंगे। जैसे बस स्टार्ट होता है, वो जो पर्सन है वो पीछे की तरफ क्या होता है, झुकता है। बस जब आगे चलता है, आगे की तरफ जब स्टार्ट होता है तो पर्सन जो खड़ा है उसका अचानक से क्या, एक फोर्स फील होता है। ठीक है, जो पीछे की तरफ झुक जाता है। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, फोर्स, फोर्स क्या, फोर्स तो लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो है, तभी तो वो क्या गया, पीछे की तरफ गया। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मोमेंटम का बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन स्टैंडिंग है, वो बस स्टार्ट हुआ, वो पीछे की तरफ झुक गया, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ मोमेंटम का बात ही नहीं होता। ठीक है, मोमेंटम का बात नहीं होता है क्योंकि बस जो वेलोसिटी में है ही नहीं। ठीक है, वो तो बस स्टार्ट हुआ है। और मास क्या, मास तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, पर्सन का लेंगे या फिर बस का लेंगे, ये तो डिपेंड नहीं करता है मास पे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, थर्ड ऑप्शन। और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का बात कि यहाँ पे कैसे है, बस के अंदर वो बैठा हुआ है ना, बस के कांटेक्ट में तो नहीं है। ठीक है, बस जो है वो रोड के कांटेक्ट में है, तो रोड के साथ उसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बट वो पर्सन के साथ नहीं लगेगा क्योंकि वो बस के अंदर है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, बट वो मोशन में रहेगा तभी ना लगेगा, बस वो तो क्या है, खड़ा है। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। कैसे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग एक इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग का, वो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगे। तो ये जो रेसिस्ट का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, रेसिस्ट का जो प्रॉपर्टी है, इसके वजह से या तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, या तो मोशन में, या तो मोशन में ही रहेगा। इसके वजह से ही वो क्या था, पीछे की तरफ झुक गया। क्यों झुक गया, क्योंकि वो रेस्ट में था, अब वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अब जब से जैसे उसको बाहर एक्सटर्नल फोर्स मिला, ठीक है, बस के द्वारा आगे की तरफ, वो पीछे झुक गया क्योंकि वो भी मोशन में आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, क्योंकि जो उसका प्रॉपर्टी है, उस पर्सन का जो क्या फिजिकल या फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो बोल सकते हैं, वो क्या था, रेस्ट में था, इसीलिए उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ब्रेक हो गया और इसलिए वो पीछे की तरफ झुक गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना आसानी से समझा रहे, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या बोले हैं, रिपीट बाय रिपीट करके ही समझा रहे हैं आप लोग को। मेरा क्या था ना, जब हम भी पढ़ते थे तो टीचर लोग एक बार में समझा के निकल जाते थे और डर लगता था दोबारा पूछने में, डांट पड़ता था और समझ में नहीं आता था तो पूछते भी नहीं थे।
तो इसलिए वो चीज़ फील ना हो, इसलिए हम दोबारा आप लोग के सामने रिपीट करते हैं, ठीक है, कि आपको दोबारा वीडियो देखने का भी ज़रूरत ना पड़े, बार बार पीछे जाने का, ठीक है। इतना बार रिपीट कर ही देंगे कि आपके माइंड में ही घुस जाएगा वो चीज़। तो जो चीज़ झेले हैं वो आप लोग ना झेलें, इसलिए हम रिपीट करते हैं। जानते हैं कि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी जो लोग नए हैं जिनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा बेसिक चीज़ अच्छा है ना कि जान लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the same force act on two bodies of mass 2 kg and 4 kg, which will have greater acceleration? ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F इज इक्वल टू ma, ठीक है। यानी कि फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma। अब बोल रहे कि मास और एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का क्या होगा, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा बताइए। तो A इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम 2 kg देखते हैं, ठीक है, जिसका मास 2 kg है। यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एक्सेलरेशन है जो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन छोड़ दीजिए, अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ठीक। और अगर मास कम है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक तो कौन सा है, मास 2 है, 2 है, ठीक है। तो इस कम है ना, 4 के अकॉर्डिंग तो कम है, 4 ज़्यादा है, ये कम है। तो 2 kg जिसका मास है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 4 kg ऑफ मास। क्यों होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 2 kg ऑफ बॉडी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अभी क्वेश्चन मैंने कराया था ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, इफ मास डबल एंड फोर्स रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बिकम। अभी मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर क्या, किसी भी चीज़ का अगर मास कम होता है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, ठीक। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, फोर्स अगर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, फोर्स अगर कांस्टेंट हो गया तो एम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सेलरेशन के, या ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, ठीक। यहाँ बोला इफ़ मास डबल, अगर मास को डबल कर देंगे, ठीक है, मास को डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मास अगर एम था स्टार्टिंग में, अगर हम 2m कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ये अगर दुगना हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन विल बी हाफ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट में बस क्वेश्चन नंबर डाल देना, नेक्स्ट क्लास में वो भी क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट propulsion is based on, बताइए। ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो रॉकेट जब लॉन्च होता है, ठीक है, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वो किस लॉ को वो फॉलो करता है, फर्स्ट लॉ करता है, फर्स्ट लॉ यानी इनर्शिया, सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम है, थर्ड लॉ इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो रॉकेट प्रोपल्शन थ्योरी जो होता है वो किस पे बेस्ड होगा, हम लोग सभी जानते हैं कि रॉकेट जो होता है, ठीक है, रॉकेट, रॉकेट ऐसा बनता है ना,
से बनता है। वो जब लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में क्या करता है, वो यहाँ बहुत सारा क्या रिलीज़ करेगा, धुआं, गैस, फ्यूल, ठीक है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। इसका यहाँ पे एक चैम्बर होता है, ऑक्सीडाइजर चैम्बर। क्या होता है, ऑक्सीडाइजर चैम्बर होता है और फ्यूल चैम्बर होता है। यहीं पे फ्यूल होता है प्रेजेंट। वो फ्यूल क्या होता है कि रिलीज़ करता है सबसे पहले। स्टार्ट जब होता है तो क्या करेगा, जलेगा, तभी ना स्टार्ट होगा। उसका फ्यूल क्या होगा, फ्यूल का मास जो होगा वो रिलीज़ होगा इसके फॉर्म में। जो धुआं वगैरह या जलता है ना आग यहाँ पे, वही है। तो जितनी तेज़ी से वो क्या कर रहा है, एक तरह का फोर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, एक तरह का फोर्स जनरेट कर रहा है। और ये जो मास जो रिलीज़ हो रहा है, मास, ठीक है, जल के एज अ फ्यूल, वही मास, ठीक है, वो एक फोर्स लगाता है। वो नीचे की तरफ लगा रहा है फोर्स, ठीक है। ये जो है चैम्बर, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है फ्यूल को लॉस करके। और वही जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नीचे से वो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, नीचे से फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, ठीक है। ये कौन लगाता है, ये लगाता है जो मास रिलीज़ किया जिस फोर्स से, उस फोर्स के अपोजिट में जो डायरेक्शन लगता है, अपोजिट में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक। तो यहाँ पे अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, तभी तो क्या, अगर जितनी फोर्स से वो नीचे फोर्स लगाएगा, उसी उतना ही फोर्स से थर्स्ट जो है वो उस ऊपर की तरफ रॉकेट को क्या करेगा, पुश करेगा, यानी क्या करेगा, भेजेगा। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये किस लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, किस लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। द रॉकेट पुशेस गैस डाउनवर्ड्स, वो क्या है, एक्शन है। वो गैस क्या कर रहा है, रॉकेट को पुश कर रहा है नीचे की तरफ, ये एक्शन हो गया। बदले में वो गैस जो है वो रॉकेट को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कौन सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट, वेन स्विमिंग अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड विच डज ही मूव फॉरवर्ड। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, कि स्विमर जो होता है वो पानी को पुश करता है पीछे की तरफ, बदले में पानी जो है वो पुश करता है उसको आगे की तरफ, ठीक है। क्यों, क्यों, बिकॉज न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेविटी तो हो नहीं रहा, फ्रिक्शन तो हो नहीं रहा, ठीक है, फ्रिक्शन हो रहा है बट वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन हो रहा है बट आंसर फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे जो ज़्यादा कॉमनली प्रॉपर्टी देखा जाए तो वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो वो न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो हम बोलते कि हाँ चलो फ्रिक्शन लग रहा है, इनर्शिया तो है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द गन रिकॉइल बैकवर्ड व्हेन बुलेट इज फायर्ड। सेम, ये भी सेम है। व्हेन बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, जब क्या करेगा कि बुलेट जब हमारे गन से रिलीज होगा, जब निकलेगा, तो बहुत ही फास्ट, बहुत ही फास्ट, पल भर में वो क्या करता है, किसी के सामने जाके किसी के अंदर चला जाता है, घुस जाता है, और तुरंत क्या होता है, डेड, ठीक है। इतना फास्ट निकलता है, इतना फास्ट निकलता है, उसका जो मोमेंटम इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कि वो किसी इंसान का बॉडी को आर पार भी कर सकता है और करता भी है, ठीक है। तो मोमेंटम इतना ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे बात कर रहा है बस रिकॉइल का, उस बुलेट का नहीं, यहाँ पे बात कर रहा है रिकॉइलिंग। इसमें क्या होता है कि ये हमारा है, ठीक है, गन, यहाँ से क्या किया, बुलेट निकला, ठीक है, ये बुलेट आगे की तरफ गया, ठीक है। ये बुलेट का मोमेंटम क्या होता है, mv, इसका तो मास बहुत ही कम होगा, ठीक है, मास बहुत ही कम होगा। और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से निकलता है, इतना ज़्यादा, इतना तेज़ वेलोसिटी से निकलता है कि उसका मोमेंटम इतना तेज़ हो जाता है वो किसी भी चीज़ को आर पार कर सकता है, ठीक है। तो जितना कम मास उतना ज़्यादा वेलोसिटी, और जितना ज़्यादा मास उतना कम वेलोसिटी। इसीलिए आप देखते होंगे आप लोग कि हाईवा जो बड़ा बड़ा टेलर वगैरह जो रोड पे चलता है, उसका वेलोसिटी कम होता है, इसकी वजह से मोमेंटम कम होता है, ठीक है। मोमेंटम कम की वजह से उसको डैमेज कम होता है। और वही कार
और हाईवा में टक्कर हो जाए, हाईवा का तो मोमेंटम कम है और कार का मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि हाईवे के कंपेयर में कार का जो मास है वो कम है। तो मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मोमेंटम ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, उसका चूर चूर हो जाएगा। मोमेंटम जिसे कम है उसको कम डैमेज होगा। तो उसी तरह क्या है कि ये बुलेट आगे गया, उसी जिस फोर्स से वो आगे जाएगा उसी फोर्स से ये रिकॉइल करेगा, यानी कि पीछे की तरफ झटका देगा। किसको? गन को। ठीक है। तो ये जिस तरह से वो एक्शन लिया वैसे ही रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? ठीक है, यहाँ ग्रेविटेशन तो है ही नहीं। ये ऐसा नहीं ना कि गन निकला तो ऐसा जाके ऐसा जाएगा, नहीं। ठीक है, फर्स्ट लॉ है नहीं, सेकंड लॉ है नहीं, इनर्शिया की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज इट डिफिकल्ट टू पुश अ लोडेड कार्ट कंपेयर टू द एम्प्टी कार्ट? तो ये कौन सा है? कौन सा? अभी भी ये भी मोमेंटम से आप लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, हेवी और एम्प्टी। तो क्यों डिफ़िकल्ट होता है लोडेड कार्ट को पुश करने में एज़ कम्पेयर टू एम्प्टी कार्ट? तो इसका जो है हम लोग क्या आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, लोडेड कार्ट है, ये हमारा एम्प्टी कार्ट है। इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। फोर्स ज़्यादा किस में लगेगा? इसमें लगेगा। फोर्स कम किस में लगेगा? इसमें लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मास ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, मास कम, फोर्स कम। ठीक है। और इनर्शिया जो डिपेंड होता है वो किस पे डिपेंड होता है? मास पे। अब बोलेंगे आप लोग कि इनर्शिया मास पे डिपेंड कैसे करता है? अभी बताते हैं। ये हमारा दो बॉडी है, दोनों रेस्ट में। ठीक, दोनों रेस्ट में। अब बताइए कि फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा? इसमें लगेगा। फोर्स तो इसका जो चेंजेज है पोजीशन चेंज करने में, ठीक है, फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि मास ज़्यादा है। तो इसका इनर्शिया ज़्यादा हुआ ना, इनर्शिया ज़्यादा होगा ना इसको, मतलब कि इनर्शिया अगर ये रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है तो इसको ब्रेक करने में फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, और इसको इसको मूव करने में इसका एक्सटर्नल फोर्स जब इसमें लगाएंगे एम्प्टी वाला पे, तो इनर्शिया कम की वजह से फोर्स भी कम लगेगा। ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है कि मास पे डिपेंड करता है। It resists changes in motion more strongly, therefore more force is needed। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर इनर्शिया ड्यू टू लार्जर मास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक। तो इनर्शिया हमेशा याद रखिएगा मास पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मास होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसको मूव करने में बहुत ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। जिसका कम मास होगा इसका इनर्शिया कम होगा, उसको मूव करने में कम फोर्स की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट। A heavy truck and a light truck are moving with the same velocity which has greater inertia। अभी अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, सेम उसी तरह। किसका मास ज़्यादा है, हैवी ट्रक का या लाइट कार का? हैवी ट्रक का। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली व्हाट, ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। A bullet of mass 0.2 kg moves with velocity 500 मीटर पर सेकेंड। अब बताएं, बुलेट का मास तो बहुत कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होता है, मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे? मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, तो मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा मास इंटू वेलोसिटी के। मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास कितना है? 0.02 है, इंटू वेलोसिटी 500। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 0.02, 10 kg
और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 10 kg मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस यहाँ मोमेंटम फाइंड करना था आपको। चलिए नेक्स्ट। A 2 kg object moving at 10 मीटर पर सेकेंड इज brought to rest in 5 सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्टार्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड के, जिसका वेट है 2 kg, मास 2 kg। मास और वेट में आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा कि मास और वेट, मास जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। बट वेट चेंज हो सकता है। ठीक, वेट हमेशा चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर जो मास होता है, यानी कि अगर मेरे पास 2 kg है, वो 10 किलोमीटर के बाद जाने के बाद थोड़ी ना 5 किलो हो जाएगा, वो 2 ही kg रहेगा। अगर हम लोग चाँद पे भी चल जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, 2 ही kg रहेगा। बट वेट, वेट जो होता है वो क्या होता है, वेरी कर सकता है। अगर हम लोग चाँद पे जाएंगे तो क्या होगा, चाँद पे वेट चेंज हो सकता है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस की वजह से। ओके, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 2 kg का है, वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद क्या हुआ, रेस्ट हो गया। 5 सेकेंड के बाद जाने के बाद रेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करें, वेट और वेलोसिटी दोनों, यहाँ पे मोमेंटम निकालने बोल रहा है क्या। चलिए देखते हैं। तो इनिशियल में क्या किया, इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, तो वो पहले क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड के चल रहा था, 2 kg वेट था, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 20 kg मीटर पर सेकेंड, याद रखिए। ठीक है, अब चेंजेस आया कैसे, आगे जाके वो रुक गया। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। तो उसमें टोटल चेंजेस यानी कि उस पर फोर्स कितना लगा कि वो आगे जाके 5 सेकेंड के बाद रुक गया, वो फोर्स निकालना है ना हम लोग को। तो ये हम लोग का इनिशियल, इनिशियल तो पता चल गया, इनिशियल हो गया हमारा 20। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम v जो है, मास तो 2 kg हो गया, अब वेलोसिटी आगे जाके रुक गया, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, यानी मोमेंटम जो हो गया फाइनल, वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, 20 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया। और फोर्स जब हम लोग निकालेंगे, फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम, एक सेकेंड, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम हमारा 20 था और टाइम था 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 5 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अ बॉल ऑफ मास 2 kg चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 4 to 10। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम में चेंजेस हो रहा है। मोमेंटम में चेंज क्या है, यहाँ पे स्पीड में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पीड में यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होगा कि mv1 माइनस एम यू, v1 छोड़ दीजिए, mv माइनस एम यू। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो हमारा चेंज होगा ना। तो फाइनल 10 था, मल्टीप्लाइड 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 kg मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा। ये आपका जो बेसिक है ना वो क्लियर कर देगा। अगर एग्ज़ाम में कुछ और क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो आप लोग आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैन द ऑब्जेक्ट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन ज़ीरो डिस्टेंस। क्या हो सकता है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो या डिस्टेंस नॉन ज़ीरो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप लोगों ने सर्कुलर पाथ का तो सुना ही होगा। सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि कोई भी इंसान, ठीक है,
सर्कुलर पाथ कर रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है इस पे, तो वो एक सर्कुलर पाथ को कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr हमने बताया था पिछली क्लास में। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ फाइनल इनिशियल हमारा क्या है ए, और फाइनल भी क्या हमारा क्या पॉइंट ए है, तो घूम फिर के इसी पॉइंट पे आया, ठीक है। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अगर करेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस नॉन ज़ीरो, तो क्या हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो, डिस्टेंस जो होगा वो नॉन ज़ीरो। क्लियर। और ज़रूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ में ही हो, ठीक है। ये हमारा ये है पाथ। अगर कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इसी पोजीशन पे आ गया, वो फाइनल इनिशियल सेम ही पॉइंट है इसका, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ओनली इन सर्कुलर पाथ ये नहीं होगा, ठीक है। नो भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल है भाई। और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यस इट इज़ पॉसिबल। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन के कुछ चैप्टर या क्वेश्चन विथ बेसिक कंसेप्ट वो हम लोग देखेंगे। तो आज का फोर्स का बस इतना ही रहेगा। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर वाइज कवर करते जाएंगे, और एक कंप्लीट सीरीज़ भी क्वेश्चन का हम लोग लाते रहेंगे, 2-3 चैप्टर मिक्स करके, और चैप्टर वाइज भी और मिक्स करके भी दोनों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।